हेलो बच्चों, माई सेल्फ विक्रम पाठक। तो ये फिजिक्स जो हमारी सीरीज चल रही 11th क्लास की, उसका ये फोर्थ लेक्चर है। तो अभी तक आप कैसे पढ़ रहे हैं? बढ़िया चल रहा है ना सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ छूटा हो तो आप वीडियो पुराने देख सकते हैं। फिजिक्स का ऐसा है, एक दो बच्चों ने हमसे पूछा था फिजिक्स पढ़ना कैसे है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप बोलेंगे तो हम बना देंगे। बाकी अभी शॉर्ट आइडिया दे रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहना है। जैसे मैं आज कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिले आपको आज ही आज सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जैसे किसी दिन छुट्टी होती है संडे को, तो पूरा पूरा एक बार हल्के से जो है रिवाइज कर लेना है। मेनली फोकस हमें करना है क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट एक बार हल्का सा देख लेना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे आप अपने कॉन्सेप्ट के, तो अभी ही सही होगा। ठीक है, तो बच्चों बाकी ज्ञान बाद में। अभी चालू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या, ग्राफिकल सेक्शन पढ़ेंगे। किसी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो क्या शो करता है। बस यही आज टॉपिक है हमारा, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो नीट और जेई वगैरह में आए हुए हैं। तो ताकि अभी मैंने बताया ना कि क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वो हम चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम चालू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का ग्राफिकल सेक्शन। काइनेमेटिक्स क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ग्राफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। अब आप एनसीईआरटी देखेंगे या फिर कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें ग्राफ जो है अलग अलग सेक्शन में दिए हुए हैं। कहीं पे एक जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, कहीं पे डिस्टेंस टाइम का, कहीं एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया है। तो अलग अलग जो ग्राफ्स हैं तो उनको मैं एक जगह ही लेके एक जगह समझा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, इसके क्वेश्चन भी आते रहते हैं। इस फ्लो से रिलेटेड की ये आगे चल रहा है कि ये पीछे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, उससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, हमने पढ़ा था डिस्टेंस यानी एक्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो एक्स टी ग्राफ सबसे पहले हम देखते हैं, एक्स टी ग्राफ। ठीक बच्चों, तो एक्स टी ग्राफ जो होता है उसमें 5-6 कंडीशन बन सकती है। एक ग्राफ जो है मैं पूरा एक इकट्ठा बना देता हूँ कि सबसे ज्यादा ग्राफ क्या बन सकते हैं। ये एक्स और ये हो गया टी ग्राफ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ पूरे 5 कंडीशन इसकी जो है, फिर उसके बाद मैं एक एक करके समझाते जाऊंगा। एक ये ग्राफ ऐसे बन सकता है, एक ये ऐसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है और ऐसे बन सकता है। ये मान लीजिए ग्राफ नंबर 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? तो अब चालू करते हैं। पहला जो है फर्स्ट वाला ले लेते हैं। फर्स्ट वाले में देख रहे हैं कि क्या है, ये टाइम है। टाइम बदलता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टाइम इक्वल्स टू चेंजिंग, या फिर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है एक्स जो है वो कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसीलिए इसको बोल दे करते हैं बॉडी एट रेस्ट। दूसरी तरफ निकालते हैं, बॉडी एट रेस्ट है, ये ग्राफ है एक्स और टी। इसका मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ जो होता है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है वेलोसिटी। कैसे आया देखिए, स्लोप डिनोट किए थे हम tan थीटा से, जो होगा दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू। तो चेंज इन एक्स बट चेंज इन टाइम, यानी कि पोजीशन अपॉन टाइम, ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। यही कहीं एक एक स्पेशल इंस्टेंट पे ले लेंगे, जब टाइम लिमिट टेंड्स टू जीरो हो जाएगी तब उसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप जो है वो यहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब बॉडी एट जो है रेस्ट है, क्योंकि जीरो बाय टाइम भले चेंज हो रहा है तो ये बॉडी में पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मैं पहला चैप्टर जब मैं पढ़ाया था आपको, तो उस टाइम भी बताया था मैंने आपको कि क्या है कि यहाँ पे किसी चीज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टाइम चेंज अगर हो रहा है तो उस केस में क्या हम बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट में। ठीक है, अब दूसरा स्लोप देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, दूसरा ले लेते हैं। तो ये तो आप सीख गए होंगे इसका स्लोप क्या दिखाता है। दूसरा स्लोप है ये वाला, एक्स टाइम टी
ये ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं बच्चों, अब इंस्टेंटेनियस के केस में क्या देखते हैं, इंस्टेंटेनियस केस में मतलब छोटे से इंटरवल, मान लीजिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, इसका स्लोप बनाएंगे, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्लोप के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पे देखते हैं अगर इसको टेंजेंट को, तो ये थीटा, ये भी थीटा हो गया, और ये फिर और थीटा हो गया। सभी केस में देख रहे हैं कि क्या है, थीटा जो है रिड्यूस हो रहा है, थीटा कम होता जा रहा है। थीटा जब कम होता जाएगा तो tan थीटा में जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि tan थीटा होता है 0, tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/√3, और फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, ठीक बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा ग्राफ का जो tan है या फिर टेंजेंट जो है वो कम हो रहा है, टेंजेंट कम हो रहा है, मतलब यहाँ की ग्राफ जो हमारा ये स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है। और जब स्लोप ही कम हो रहा है मतलब कि वेलोसिटी जो हमारी क्या है, वेलोसिटी जो है हमारी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, बिकॉज थीटा यानी कि tan थीटा इज रिड्यूसिंग, tan थीटा कम हो रहा है, इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है बच्चों कम हो रही है, ठीक है। ये समझ गए, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये हो गया, दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, नहीं थर्ड ग्राफ देख लेते हैं। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है चेंज हो रही, इसीलिए सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस है, क्योंकि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट चेंज हो रही। अब तीसरा ग्राफ देते हैं जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब देखिए थर्ड केस, आपको ग्राफ से ही देख के समझ में आ रहा होगा। थर्ड केस जो है ये वाला हमारा, इसमें क्या दिख रहा है कि जो थीटा है कहीं भी लें, थीटा जो हमेशा क्या है बच्चों, सेम है, थीटा सेम है, यानी कि tan थीटा सेम है, थीटा इज सेम, tan थीटा निकालेंगे, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि क्या है, डिनोट क्या करता है ये, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो क्या है कांस्टेंट है। तो कैसा मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन हो गया। ऐसा मोशन जहां पे वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट, यानी कि स्पीड जो है कांस्टेंट है, ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। अब इस वाले केस में देखिए, अब इसको लास्ट में याद करने की भी मैं एक बार ट्रिक बता दूं, कभी अगर भूल जाता है, स्लोप तो निकाल ही लेंगे, आप इतने होशियार बच्चे हैं वैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फोर्थ ग्राफ हम लिए, इसमें क्या दिया है, x हो गया, t हो गया, ये क्या है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ करते, एक काम करेंगे आप, ये 3 पॉइंट दे रहा हूँ, 1 2 और 3, वीडियो पॉज करिए, अब इन सबका टेंजेंट आप खुद से ड्रॉ करिए, उसके बाद फिर आंसर मिलाइएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पहला टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, फिर तीसरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, c हो, ये देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, ये थीटा जो है बढ़ रहा है, थीटा कीप ऑन इंक्रीजिंग, थीटा बढ़ रहा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि इस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, tan थीटा क्योंकि बढ़ रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो ये भी केस कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट्स बना लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो। अब पांचवा केस देख लेते हैं, इसमें क्या है, ऐसे है x t, इस केस में बच्चों में ये देख रहे हैं, ये देखिए थीटा जो है, देख रहे हैं पांचवा केस जो है हमारा, थीटा क्या बच्चों 90 से थीटा ग्रेटर देन 90, और एएसटीसी के हिसाब से, एएसटीसी रूल जो हम पढ़ाए थे बेसिक मैथ में एंगल्स वाला, कि ये किस में पहुंच रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 से ऊपर जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल कॉस
और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। तो tan थीटा हो गया जो कि नेगेटिव आएगा, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा, यानी कि वेलोसिटी जो है नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो थीटा है रिमेन्स कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन है बट वेलोसिटी जो है नेगेटिव है। ठीक बच्चों, और नेगेटिव वेलोसिटी कैसे आई, ये तो आपको पता ही हो, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको पॉजिटिव या नेगेटिव हम डिनोट किए। ठीक बच्चों, तो पहला केस फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपको बढ़िया से बिंदास। पहला क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन टाइम नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है, रेस्ट। इसमें ग्राफ का स्लोप क्या है बच्चों, कम होते जा रहा है, ग्राफ का स्लोप कम हो रहा है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि स्लोप कम हो रहा है। थर्ड केस में हम क्या देखें बच्चों, स्लोप कांस्टेंट है, tan थीटा 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फोर्थ केस क्या हो गया, फोर्थ केस में हमने देखा कि जो है स्लोप कंटिन्यू, जब जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो स्लोप बड़ा होता जा रहा है, तो बढ़ रहा है स्लोप, और 90 डिग्री से कम है इसमें भी, तो पॉजिटिव है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसकी स्लोप जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, स्लोप पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये भी। और फिफ्थ केस हमने देखा कि tan थीटा जो है 90 से ऊपर है, इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि, और कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है पर नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक बच्चों, इसमें याद करने का सिंपल सा तरीका देख लीजिएगा, ये कटोरा जो है वो कटोरा नीचे है तो नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही, कटोरा नीचे, ठीक है, और कटोरा ऊपर यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे कटोरा नीचे, याद करने के लिए सिंपल से, अगर आपको याद रखना, मैं तो ऐसे ही याद करता था पहले, तो ये अभी तो देख सकते हैं आप, अगर अब स्लोप, वैसे तो नॉर्मली आपको स्लोप समझ में आ गया होगा, अलग अलग पॉइंट देख लेंगे, थीटा का खेल है सब, अगर बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है बढ़ रहा है वेलोसिटी, घट रहा है तो घट रही है, तो यहाँ देख लिए। ठीक है, तो अब पोजीशन टाइम ग्राफ में हम एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो है वो इसके स्लोप का तो सिग्निफिकेंस होता है, स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, पर पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वांटिटी नहीं मिलती। यही जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, वीटी ग्राफ देखेंगे बच्चों, वीटी ग्राफ देखेंगे, सेम केस ये भी बनेगा, v इंटू टी ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें सब चीज चेंज हो जाएंगी, सेम वही 5 केस फिर से बनेंगे, तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो देख लीजिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाय टी आ जाएगा, या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम आ जाएगा। इस पोजीशन पे देखिए वेलोसिटी ये थी, ये हुआ, टाइम यहाँ पे t1 हो गया, t2 हो गया, v1 हो गया, और ये v2 हो गया, तो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, इंस्टेंटेनियस लेंगे तो d v बाय dt कर देते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको आता होगा, बता दिया मैंने पहले भी। तो और v इंटू टी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है, सॉरी v इंटू टी क्या होता है, पोजीशन होता है, और v बाय टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसका जो स्लोप है, vt ग्राफ का जो स्लोप है, यानी कि tan थीटा जो हम निकाल रहे हैं, तो जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, vt ग्राफ के स्लोप क्या डिनोट करेगा, एक्सेलरेशन को डिनोट करेगी, क्योंकि v बाय टी होता है। ठीक है, बार बार समझा रहा हूं, और इसके अंदर जो एरिया आएगा, मतलब कि v इंटू टी, इसके एरिया अंदर द ग्राफ आएगा, वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अगर ग्राफ नीचे जा रहा है, इस क्वाड्रेंट नेगेटिव बन रहा है, तो इन दोनों को जब प्लस, ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला नेगेटिव लेंगे, आगे समझाऊंगा, अभी देख लीजिए। तो जो इस केस में क्या है, अगर इन दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो डिस्टेंस का ग्राफ आ जाएगा। अभी चालू करते हैं हम, ये आप नोट कर लिए। सेम इसमें फिर से 5 केस, सेम एज इट इज। पहला केस वही वीटी ग्राफ का पहला केस जो है, v कांस्टेंट टाइम चेंज, सो ये क्या है, जो है बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है,
जो इस केस में v कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि v नहीं बढ़ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है अपने बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर क्या देख रहे हैं, और एक्सेलरेशन इस बॉडी में वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन 0, स्लोप से भी निकाल लेते हैं, tan 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन जो है हमारा 0। इस केस में जो हमारा बच्चों एक्सेलरेशन है कि नहीं है? नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए तो वेलोसिटी जो हमारी इस केस में कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसमें भी अब दूसरा केस, इसका दूसरा केस मैंने बताया था, कटोरा नीचे यानी कि कम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है कम होते जा रहा है, यानी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्या ये सही है जो मैंने बोला? नहीं, गलत। एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कम नहीं हो रही, क्योंकि रिटार्डेशन थोड़ी ना बच्चों, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन थोड़ी ना है। तो देखो ये हो गया आपका, इस केस में tan थीटा जो क्या है कि रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसेस विथ टाइम, सो एक्सेलरेशन जो है रिड्यूस हो रहा है विथ टाइम, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो हमारा क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। हर पॉइंट पे देखेंगे जो हमारा स्लोप जो बच्चों कम होते जा रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। लेकिन बच्चों ये रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है पहले से, लेकिन कम मतलब नेगेटिव में थोड़ी ना बच्चों एक्सेलरेशन। तो ये क्या है बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस है, क्योंकि वेलोसिटी जो है चेंज हो सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। ये एक्सेलरेशन जो है बच्चों चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी को भी चेंज कर रहा है, लेकिन जो है पहले अगर मान लेते, इसको क्वेश्चन समझाते, मान लीजिए यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, यहाँ जाके 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी एक्सेलरेशन जो था प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ेगी, वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ेगी, वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ ज्यादा रेट से बढ़ रही थी, यहाँ उससे कम रेट से बढ़ेगी, यहाँ उससे कम रेट से बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी जो है कम थोड़ी ना हो रही है अपने इनिशियल से, वो बढ़ रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन उसमें ऐड हो रहा है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी जो ऐड हो रही है वो कम होती जा रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, क्योंकि जो हमारा जो है एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड केस। समझ में आ रहा है? बिंदास, वही सिंपल। थर्ड केस, तीसरा नंबर, ग्राफ, ये एक गई सीधी लाइन, ये हो गया v, ये हो गया t, थीटा, तो बेटा थीटा, तो बेटा यहाँ क्या है थीटा, कांस्टेंट, यानी कि tan थीटा कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन विथ वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ये, क्योंकि वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फोर्थ केस में आते हैं, आपका स्वागत है फोर्थ केस में। तो चौथा केस जो है, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, कटोरा गया ऊपर, कहाँ गया बच्चों, ऊपर, 4 स्लोप, 4 पॉइंट पे इसका स्लोप, पहले, दूसरा, तीसरा, लाइन मत देखिएगा टेढ़ी हो रही हो, देख लीजिएगा, θ1, θ2, θ3, तो ये हो गया θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये ज्यादा, ये फिर उससे कम, फिर उससे कम, ग्राफ ऐसे जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा जो है बच्चों इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी, तो स्वाभाविक सी बात है ना, इंक्रीज तो होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
क्योंकि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो गया। एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आ रहा हो तो बताइएगा, आ जाएगा फिर दोबारा समझाएगा, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार समझाएंगे। आप बोलेंगे तो लाइव क्लास भी लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा केस, फिफ्थ केस ऑफ वीटी ग्राफ। पांचवा केस क्या है? ये हो गया टी, ये हो गया वी, ये कैसा है? ऐसा। अब देखिए बच्चों, मजाक मस्ती बहुत हो गया। ये हो गया tan, ये हो गया थीटा। थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है tan थीटा, यानी कि जो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि एएसटीसी रूल में मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि अगर 90 डिग्री से ऊपर जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर एक बार और बता रहा हूं कि tan थीटा जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, tan थीटा नेगेटिव, यानी कि केस ऑफ रिटार्डेशन। अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी जो होती जाएगी वो कम होती जाएगी। ये कैसे केस है? ये ब्रेकिंग के केस वगैरह जो होते हैं ना, कि वेलोसिटी कम कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं, ब्रेक लगा दी, आया आगे भाई साहब, तो भाई साहब ने लगाया ब्रेक, तो वेलोसिटी हो गई कम, फिर लेकिन चलते रहे। अब देख लेते हैं कुछ और कंडीशन। तो बच्चों मैंने बताया था एक्सटी ग्राफ में कि जो इसको स्लोप होता है वेलोसिटी को डिनोट करता है, लेकिन उसके एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लेकिन वीटी ग्राफ में ऐसा नहीं है। वीटी ग्राफ में जो tan थीटा होता है, यानी कि स्लोप होता है, वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। एक किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन लेंगे तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, पूरे उसका लेंगे तो होगा एवरेज। ठीक है बच्चों, एरिया, एरिया अंडर अंडर कर्व या फिर वीटी कर्व के एरिया के अंडर को बोलते हैं डिस्टेंस। नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों लेंगे तो फिर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जब इनका डिफरेंस लेंगे, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर एरिया, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं v इंटू टी, v इंटू डी टी, तो ये हो गया x डी टी, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, खत्म, कम ही आ गया। ठीक है, वी डी टी कितना हो गया? x फ्रॉम 1 to 2, एक्स डी टी क्यों हो गया? डी एक्स। ठीक है, एक्स डी टी हो गया डी एक्स, पोजिशन 1 से 2, यानी कि x2 माइनस x1, या फिर आ गया एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बच्चों? ये जो है वीटी के केस में, और इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, एरिया अंडर द कर्व बताता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व देता है वेलोसिटी, एरिया ऑफ एक्स टी कर्व नहीं देता है कुछ। स्लोप ऑफ वीटी कर्व देता है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वीटी कर्व देता है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बोलोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बता रहा हूं, तो कभी कभी अब ग्राफ देखे होंगे ऐसे बने रहते हैं कि कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ नीचे, तो इन दोनों को जब हम कर्व का एरिया लेंगे तो वो कहला जाएगा हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसे? कि ऊपर वाले के एरिया का लेके नीचे वाले से माइनस कर देंगे, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर वाले को लेके पॉजिटिव और इसके वाले को नेगेटिव ले लेंगे, और इन दोनों का सम कर देंगे, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो डिस्प्लेसमेंट केस हो जाएगा। क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या है बच्चों की, वो हम लेते हैं ना, डायरेक्शन भी लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आता है
लास्ट हमारा एटी कर्व, व्हाट इज ए इंटू टी कर्व। ठीक है, एटी कर्व का जो होता है ए इंटू टी या फिर ए बाय टी स्लोप कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तो इसका स्लोप हम नहीं लेते। एटी कर्व का केवल एरिया हम लेते हैं, एरिया का सिग्निफिकेंस है जो किसको डिनोट करता है कि वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ए इंटू डी टी, इसको लग सकते हैं डी वी, हो गया वी 1 2 2 1, तो ये हो गया एरिया अंडर कर्व जो कि डिनोट करता है वेलोसिटी को, ये हो गया ये। अब हम तो बच्चों एक्सेलरेशन केस में एक दो ग्राफ और देख लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये मतलब एक ग्राफ दो ये ग्राफ देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेज विथ टाइम। बस इतना इससे पता चलेगा कि, और इसमें ये नहीं है कि क्या बोलते हैं एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा और इसके स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इस केस में देखिए कि एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, इस टाइम ये जो है कांस्टेंट है, भले टाइम बदल रहा है, इसलिए कैसा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में केबल और केबल इसके अंडर कर्व के अंडर जो एरिया आता है उसका सिग्निफिकेंस होता है, इसके स्लोप का कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों को नहीं बोलते कभी मम्मी पापा की रद्दी हो गए हो, किसी यूज के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, तो इसका जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं। ठीक है, समझ आया। अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन इन ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं कैसे ग्राफ कभी नहीं बन सकते। तो ऐसा ग्राफ चल क्यों नहीं रहा, तो ये जो ग्राफ है ये नहीं बन सकता, क्योंकि एक टाइम पे जो है ये दो वैल्यूज आ रही हैं। कभी आपका ग्राफ ऐसे नहीं बन सकता, इस केस में भी दो वैल्यू आ रही है एक टाइम पे। ठीक है, पूछ लेते हैं। कभी आपका ग्राफ बच्चों चाहे एक्स टी हो चाहे वी टी हो चाहे ए टी हो, ऐसे नहीं बन सकता कि पोजीशन चेंज हो रही टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। क्या ऐसे पॉसिबल है बताओ? हो ही नहीं सकता भाई ऐसा। वेलोसिटी भी चेंज हो रही लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही टाइम चेंज। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम मूर्ख थोड़े ना है, हम होशियार लोग हैं, हमको पता है इतना कि टाइम बदलेगा तभी तो कुछ बदलेगा। पता चला है सब बदल जा रहे हैं, टाइम ही नहीं बदल जा रहे हैं। दुनिया के खिलाफ चलोगे तुम क्या? तो ये तो बेसिक सी चीज को याद करेंगे, याद करेंगे, दिमाग लगाएंगे यहाँ पे और गलत जगह नहीं। पता चले आप लोग बाकी जगह दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ ना लगा रहे हैं। कुछ हो गए महारथी कि जो इस ग्राफ को भी बोल देंगे हाँ ऐसा बनेगा, मतलब टाइम नहीं बदल रहा लेकिन दुनिया बदल देंगे वो। भगवान थोड़ी ना है कि टाइम रोक के बाकी सब चीज सही कर देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है बच्चों। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो किसी एग्जाम में आया था, देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2008 में कि एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल शोज, कौन सा कर्व है? डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन। ठीक है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी एट पॉइंट इज, अब पॉइंट दिए हैं 4, ए, डी, दूसरा ऑप्शन ए, तीसरा ऑप्शन बी, चौथा ऑप्शन सी। कर्व ऐसे बनाए। ये कब आया था बच्चों क्वेश्चन? AIPMT 2008। सॉल्व करिए, रुका हूं मैं। सॉल्व कर लिए? ठीक है, कर ही लिए होंगे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या सॉल्व करेंगे, पॉइंट ही बताना भूल गया था। ए, बी, सी, डी, एक्स, टी। हाँ तो बच्चों सॉल्व करिए। मार्कर का ढक्कन कहाँ गया यार? हाँ तो बच्चों सॉल्व करिए। ए बी सी डी कौन सा ज्यादा स्लोप है, ज्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सॉल्व करते चलिए, अब हो गया टाइम। तो बच्चों देखिए, ए, बी, सी और डी, हर केस में देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि एक पॉइंट पे स्लोप देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये लगभग जीरो, ये भी लगभग स्टीपर हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बी से ज़्यादा सी का स्लोप ज़्यादा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा है। कुछ दिमाग लगाना नहीं, ग्राफ देके काम हो गया, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में, अब पेन उठाना ही नहीं है, कॉप ऐसे देखे सट, काम खत्म। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए फिजिक्स इतनी आसान हो सकती है, आप सोचेंगे भी नहीं सकते। बस आपको आना चाहिए, जिसको कॉन्सेप्ट आता है कि स्लोप देखते हैं बस, स्लोप मतलब थीटा, थीटा देख लिए खत्म, काम एक हाथ में होगा। अब जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कैसे किया, क्या करना है, तो बेचारा कैसे करेगा, वो लास्ट वाला कर देगा, मतलब लास्ट में ज्यादा होगा, ऐसे नहीं। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि, क्वेश्चन है कि, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है द पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं। ओ स्कूल का पॉइंट है, टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, चूज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया था, एक मतलब चार, एक ए, बी, सी, डी, ई, चार स्टेटमेंट दिए हैं। दिया ए स्लैश बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी डैश ए। ये दूसरा ऑप्शन है, ए डैश बी स्टार्ट्स, ए और बी में से कौन स्टार्ट करेगा, फ्रॉम स्कूल अर्लियर, और किससे पहले, ए और बी में से कौन सबसे तेज चलेगा और किससे तेज चलेगा ज़्यादा। ए एंड बी रीच एट, मतलब होम एट सेम और डिफरेंट टाइम्स, और
ए और बी में से कौन ओवरटेक करता है, ओवरटेक्स बी डैश ए ऑन द रोड एक बार ऑन्स या ट्वाइस, एक बार या दो बार। ग्राफ है ये हो गया ओ, ये हो गया ए का ग्राफ, ये हो गया बी का ग्राफ, टाइम टी। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है। तो लिख लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर पढ़ देता हूँ। पोजीशन टाइम दिया है दो बच्चों का, ए और बी जिसका नाम है, जो स्कूल से अपने लौट रहे हैं, स्कूल ओ है और होम है उनका जो घर है पी और क्यू पे। ठीक है बच्चों, ये तो करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ए या बी में कौन स्कूल से ज़्यादा पास में रहता है, ए और बी में से कौन सबसे पहले चलना चालू करता है, और ए और बी में से कौन ज़्यादा तेज चलता है, और सबसे पहले घर कौन का पहुंचता है और कितनी बार ओवरटेक करता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ए और बी में से कौन स्कूल के पास रहता है। ए और बी में से देख रहे हैं, ओ जो पी घर है वो ए वाले का है और यहाँ से पी की दूरी जो है क्यू के कंपेयर में कम है, तो यानी कि जो है ए का घर जो है स्कूल से ज्यादा पास है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है ना। किससे है, बी से। तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, पहला हो गया। ए और बी जो है स्कूल से पहले कौन चालू करता चलना। देखिए ए का ग्राफ जो है जीरो से ही, मतलब जैसे छुट्टी हुई ना भाग दिया, एकदम बहुत जल्दबाजी में था, तो ये इसका ग्राफ जीरो से ही चालू हो गया, मतलब टाइम इक्वल्स टू जीरो, मतलब जैसे ही चालू हुई छुट्टी हुई तुरंत भाग दी। लेकिन बी कुछ देर रुका, मौज मस्ती किया, दोस्तों से मिला, गपशप किया, उसके बाद चलना चालू किया, इसीलिए इसको स्कूल से चलने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जो है ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, ए चालू किया स्वाभाविक बात है बी से करेगा, दो का कंपेरिजन हो रहा है। ए और बी में कौन ज्यादा तेज चल रहा है। अब देखिए ए चल तो पहले दिया, लेकिन उसका स्लोप देखिए बच्चों, स्लोप जो है बी की कंपैरिजन में जो है वो कम है, क्योंकि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। बी का स्लोप ज़्यादा है, यानी कि v की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा चलेगा, बी वॉक्स फास्टर देन। हो रहा है, समझ में आ रहा है। ए और बी रीच होम एट सेम या डिफरेंट टाइम। अब देखते हैं ए और बी जो है, ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे ये दिया हमारे ग्राफ में, Q और P दोनों जो है, मतलब P और Q सेम टाइम में, ये देखिए सेम टाइम में कवर हो रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे क्या पता चल सकता है कि जो है एट सेम टाइम में घर पहुंचे। ए और बी ओवरटेक्स बी, ए या बी कौन ओवरटेक करता है। यहाँ पे देखिए ओवरटेक मतलब किसको आगे पीछे छोड़ेगा, तो बी जो है बी ओवरटेक्स ए, बी ओवरटेक्स ए, बी ये देखिए एक पॉइंट पे एट वंस, एक ही बार एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ओवरटेक्स वन टाइम। बी जो पहले लेट चला, मतलब कि लेट चला, ए पहले चला, लेकिन उसने गाड़ी तेज स्पीड से चला वो, और उसको बीच रास्ते में ओवरटेक करके आगे निकल गया और सेम टाइम में इसीलिए घर पहुंच गए। ठीक बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। अब और देख लेते हैं क्वेश्चन। समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ये कमेंट कर दीजिएगा क्या समझ में, पता तो चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुद्दा है आपको समझ में आना। ग्राफ में कुछ हम ज्यादा हंसी मजाक कर नहीं सकते कि मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं लेक्चर। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एस टी ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल A and B is shown in figure। ठीक है, फाइंड द
रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी, ग्राफ ये है। पी ए है, ए ये है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी या यानी कि tan थीटा। तो पहले वाले का निकाल लेंगे, आगे किसका निकालना है, a to b निकालना है। तो a का निकाल लेंगे, tan a बाय tan b हो जाएगा, जो कि b a बाय b b का रेशियो हो जाएगा। tan a यानी कि tan 30 डिग्री और ये tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √3 और tan 60 के √3, तो आ जाएगा 1/3। यही तो है रेशियो। ठीक बच्चों, और क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a particle moves on a straight line according to velocity, time, graph shown in figure, calculate पहला total distance covered, second average speed, थर्ड, बस इतना ही करते हैं, थर्ड लिख लेते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए टोटल, अरे ग्राफ तो बना दो, ग्राफ क्या दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है, टाइम है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ये है 2 और ये है 10, ये टाइम है, सेकंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे समझ में आ रहा है हमको सॉरी। तो देखिए क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कि एरिया अंडर, तो इस पार्ट की एरिया, इस पार्ट की एरिया, इस पार्ट की एरिया, इस पार्ट की एरिया, सबको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा क्या, कितना डिस्टेंस है। तो निकाल लेते हैं, पहले वाले का इसका नाम दे देते हैं, इसको मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, तो ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस इसका लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू
4 माइनस 2 प्लस दूसरे वाले में आ जाइए 1 इंटू 2 प्लस ये वाले में आ जाइए हाफ इंटू 1 इंटू 8, उसके बाद इस वाले में आ जाइए पूरा प्लस हाफ इंटू हाइट 10 और जो लेंथ है वो 5। सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल तो 2 आ गया प्लस 4 माइनस 2 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस ये 4 जा प्लस 4 5 हो गए 25, 6 2 8 12 32 37 मीटर। तो 37 मीटर क्या आ गया बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, एवरेज स्पीड देखेंगे, अगर एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। 37 मीटर जो है डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया और टाइम कितना अपना 10 सेकंड, तो हो जाएगा 3.7 मीटर पर सेकंड। इसका रिटार्डेशन हो जाएगा, स्लोप से पता चल जाएगा वीटी के रिटार्डेशन कितना है। तो स्लोप देख लेते हैं कितना है 10 माइनस 1 या 10 माइनस 0, सॉरी 0 चालू होकर 10 तक जा रहा है और परपेंडिकुलर होगा 10, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा रिटार्डेशन। ठीक बच्चों, और एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे तो इसमें -2 लगा देंगे। तो एक्सेलरेशन अगर लिखते हैं तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रिटार्डेशन टर्म मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही मस्त क्वेश्चन करते रहिए, बढ़िया बिंदास पढ़ते रहिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कोई ना आए क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट हमें बताइए, बाकी तो हम हैं ही और क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराए जाएंगे। बढ़िया मस्त पढ़ते रहिए। तो बच्चों हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखने में चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और पसंद आया तो लाइक करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। ठीक बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए।